नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे उद्धव ठाकरे के राहुल गांधी को दिए गए जोरदार झटके से लेकर सरपंच मामले में फंसे धनंजय मुंडे के मामले तक की सभी खबरें। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे ने कसी कमर, क्या एकला चलो की राह पर है शिवसेना यूबीटी। बीट सरपंच हत्या मामले में आरोप देवेंद्र फडणवीस ने धनंजय मुंडे को किया तलब। दिल्ली के दंगल में कूदी अजीत पवार की एनसीपी, 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान। संजय राउत पर शिंदे गुट हुआ आग बबूला, बता दिया पागल व्यक्ति। बांग्लादेश घुसपैठ फिर महाराष्ट्र एटीएस का शिकंजा, 25 लोगों को धर दबोचा। अब चलिए सबसे पहले खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कैसे उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को जोरदार झटका दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में शिवसेना यूबीटी के निराशाजनक प्रदर्शन और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की शर्मनाक हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने आने वाले बीएमसी चुनावों में एकला चलो यानी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने की मांग जो है वो इस पार्टी में तेज हो रही है, जिससे कांग्रेस सत्ते में आ गई है। कांग्रेस नेता और विधायक विजय वडेट्टीवार ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से निर्णय पर दोबारा विचार करने की अपील की है। वडेट्टीवार ने कहा है कि ठाकरे की भूमिका की जानकारी हमें मीडिया से मिल रही है, उनके फैसले पर हमारी नजर है, उनकी पार्टी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अगर वो अकेले लड़ने का फैसला लेते हैं तो हमें भी अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी करनी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें महाविकास अघाड़ी के रूप में ही चुनाव लड़ना चाहिए। शिवसेना यूबीटी के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि पार्टी में कार्यकर्ता आने वाले बीएमसी चुनावों को लेकर यहां पर जो बातचीत कर रहे हैं उसमें अकेले चुनाव लड़ने की मांग की जा रही है। इस बारे में उद्धव ठाकरे के सहयोगी नेताओं से चर्चा करके फैसला लिया जाएगा। संजय राउत ने कहा था कि हमें मुंबई में यहां पर शिवसेना यूबीटी की सत्ता लानी होगी, नहीं तो मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ दिया जाएगा। अब आप सब देख ही रहे हैं कि किस तरह से मराठी लोगों पर हमले शुरू हो गए। हालांकि ऐसा कहने के दौरान संजय राउत ने यह भी कहा कि यहां पर बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का मतलब ये नहीं है कि महाविकास अघाड़ी टूट जाएगी, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के साथ महायुति सरकार में रहने के बाद भी हमने चुनाव अकेले लड़े थे। लेकिन राउत के बयान के बाद शिवसेना यूबीटी के महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलने की अटकलें तेज हो गई हैं। उद्धव ठाकरे गुट के एक धड़े का ऐसा मानना है कि विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2024 में फायदा हुआ था। 2019 में उसका एक सांसद था, लेकिन शिवसेना समर्थन से 2024 में उसके सांसदों की संख्या 17 हो गई। तब जीत का श्रेय कांग्रेस के नेता अकेले लेने लगे। कांग्रेस के नेताओं ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान सीटों के बंटवारे में शिवसेना यूबीटी को कम आंका। उद्धव ठाकरे को अगला सीएम घोषित करने से इनकार कर दिया, जिसका खामियाजा विपक्ष को विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ा। शिवसेना यूबीटी के नेताओं का यह भी मानना है कि उद्धव ठाकरे की नीतियों के कारण जुड़े अल्पसंख्यकों को कांग्रेस अपने वोटर बताती है, जबकि अल्पसंख्यक काफी पहले ही कांग्रेस से दूर हो चुके हैं, बल्कि कांग्रेस की वजह से शिवसेना यूबीटी के अपने कोर वोटर टूट चुके हैं। दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता हर्षल प्रधान ने तमाम अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि शिवसेना के शीर्ष नेता कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद ही कोई फैसला लेते हैं और फिलहाल पार्टी ने अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दरअसल महाराष्ट्र के बीड जिले के मासाजोग ग्राम पंचायत के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में राजनीति तेज हो चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं ने राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे को निशाने पर लिया है। इस बीच महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और धनंजय मुंडे की मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने धनंजय मुंडे को तलब किया। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब विपक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री फडणवीस पर धनंजय मुंडे को मंत्री पद से हटाने का दबाव है। हालांकि मुलाकात के बाद मुंडे ने कहा है कि सह्याद्री गेस्ट हाउस में जिस वक्त उनके विभाग की बैठक थी, उसी वक्त मुख्यमंत्री की भी बैठक थी, इसलिए हमारी मुलाकात हुई। देशमुख की हत्या के मामले में टारगेट किए जाने पर मुंडे ने मीडिया से कहा है कि इस घटना की आड़ में मुझे राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश की जा रही है।
बीट के मसाजो गांव के सरपंच संतोष देशमुख का 9 दिसंबर को दोपहर में अपहरण कर लिया गया था और कुछ घंटे के बाद उनका शव मिला था। सरपंच की हत्या कथित तौर पर उनके गांव के पास एक पवन ऊर्जा संयंत्र में जबरन वसूली की कोशिश में हस्तक्षेप करने की वजह से हुई थी। पुलिस का कहना है कि बीड जिले में पवन चक्की लगाने वाली ऊर्जा कंपनी से कथित तौर पर 2 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। पुलिस के मुताबिक सरपंच देशमुख ने मामले में हस्तक्षेप कर जबरन वसूली रोकने की कोशिश की थी। सरपंच की हत्या के मामले में विष्णु चाटे समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। खबरों में आगे का रुख करते हैं, बात दिल्ली की। अब दिल्ली का दंगल और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि अब महाराष्ट्र की एनसीपी भी दिल्ली विधानसभा चुनावों में कूद चुकी है। दरअसल दिल्ली चुनाव से पहले अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने भी बिगुल बजा दिया है। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में यहां पर 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। एनसीपी ने बुराड़ी से रतन त्यागी, बादली से मुलायम सिंह, मंगोलपुरी से खेमचंद और चांदनी चौक से खालिद उर रहमान और बलीमारान से मोहम्मद हारून, छतरपुर से नरेंद्र तंवर, संगमविहार से कमर अहमद, ओखला से इमरान सैफी, लक्ष्मीनगर से श्री नमा और यहां पर सीमापुरी से राजेश लोहिया, गोकलपुरी से जगदीश भगत को मैदान में उतारा है। गौरतलब है कि 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली के लिए चुनाव फरवरी में हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने तैयारी कर ली है। खास बात यह है कि एनसीपी की लिस्ट में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी जगह दी गई है। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की थी जिसमें 26 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। नाम जारी करने से पहले कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई थी और इस बैठक में 35 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा हुई थी। हालांकि 26 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर ही मोहर लगी थी। बची हुई 9 सीटों को फिलहाल पेंडिंग में रखा गया है। अब एनसीपी अजीत पवार के दिल्ली में एंट्री के बाद यह मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। वैसे अब तक दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन अब एनसीपी भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर रही है। इधर चुनाव आयोग की तरफ से भी चुनावों की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब देखना यह है कि यहाँ पर तारीखों का ऐलान होने के बाद और क्या नई पार्टियों की एंट्री होती है या फिर इस बार भी यहाँ पर मुकाबला जो है वो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी रहने वाला है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं कि आखिर क्यों संजय राउत पर शिंदे गुट भड़क गया है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत की तरफ से चुनाव आयोग पर दिए गए बयान को लेकर शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय सिरसाट ने कहा है कि उनकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। वो एक पागल व्यक्ति है, उन्हें इलाज की जरूरत है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। संजय राउत को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, ऐसे बयानों से काफी बदनामी होती है। संजय सिरसाट ने कहा कि मैं सरकार से मांग करूंगा कि उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रोजाना वो मीडिया के सामने कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। वो लोगों को बहकाना चाहते हैं, लेकिन लोग उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। लोगों को इससे तकलीफ होती है। देवेंद्र फडणवीस पर संजय राउत के बयान पर शिवसेना नेता ने कहा कि अर्बन नक्सलवाद जो था वो अब वहां से निकल चुका है। जो नक्सली थे वो खुद सरेंडर कर चुके हैं। शिवसेना नेता ने यह भी कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस इलाके के बारे में वो कह रहे हैं, क्या संजय राउत वहां होकर आए हैं? आज सभी लोग विकास चाहते हैं, कोई नक्सलवाद नहीं चाहता। देवेंद्र फडणवीस विकास में विश्वास करते हैं। इसके अलावा ईवीएम पर सुप्रिया सुले के बयान पर भी संजय राउत ने कहा कि उन्होंने जो कहा वो सही है। लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम ठीक था, लेकिन विधानसभा चुनाव के वक्त ईवीएम खराब हो गया। कांग्रेस के लोग हराने के बाद ईवीएम पर ही दोष लगाते हैं। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भारत को एक संग नहीं रखना चाहती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बंटवारा कांग्रेस के वक्त हुआ। शिंदे गुट के नेता ने यह भी कहा कि कश्मीर भी ये लोग छोड़ना चाहते थे। कांग्रेस ने देश के हित में राजनीति नहीं की, जाति धर्म में ये लोग लड़वाना चाहते हैं। कल्याण की घटना को इन्होंने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस तरह के लोगों को चौक पर फांसी दी जानी चाहिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं महाराष्ट्र सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन के बारे में। दरअसल अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की इन दिनों धरपकड़ शुरू हो गई है। एक हफ्ते में मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे जिले में 25 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हैरत की बात यह है कि पकड़े जा रहे ज्यादातर बांग्लादेशी नागरिक जो हैं वो 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से मुंबई में रह रहे हैं। इनके पास यहाँ रहने के लिए जरूरी दस्तावेज भी मौजूद हैं। यह भी बात सामने आई कि अवैध रूप से रहने वाले कई ऐसे लोग चुनाव में मतदान भी कर रहे हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण
कफ परेड में देखने को मिला, जहां पिछले हफ्ते पकड़ा गया बांग्लादेशी मोइन शेख 34 साल से मुंबई में रह रहा है। उसने हाल ही में संपन्न लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वोट भी किया है। सवाल ये उठता है कि इतने सालों से रहने वाले बांग्लादेशी अब आखिर कैसे पकड़े जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि मुंबई पुलिस का गुप्तचर विभाग, जिसकी आई शाखा संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाती रहती है, इस वजह से अब ये सभी बातें सामने आने लगी हैं। अधिकारियों के मुताबिक भारत में न्याय प्रक्रिया में बांग्लादेशी नागरिक को दोषी ठहराने और उनकी सजा पूरी होने के बाद उन्हें निर्वासित करने में कम से कम 1 दशक लग जाता है। अवैध अप्रवासी इस लंबी प्रक्रिया का फायदा उठाकर कई सालों से भारत में रह रहे हैं और जाली दस्तावेजों, खासतौर पर आधार कार्ड के जरिए सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। महाराष्ट्र एटीएस मुंबई पुलिस के साथ मिलकर सक्रिय रूप से मामले दर्ज कर रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि जाली कागजात से प्राप्त लाइसेंस, राशन कार्ड और दूसरी सब्सिडी जैसे फर्जी सरकारी दस्तावेज रद्द किए जाए। नाम नहीं बताने की शर्त पर महाराष्ट्र एटीएस के एक अधिकारी ने मीडिया से कहा कि इसमें उनके लाइसेंस, राशन कार्ड और पैन कार्ड रद्द किए जा रहे हैं, जिस वजह से उनका भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक मौजूदा वक्त में बांग्लादेश में 5 आतंकी संगठन सक्रिय हैं। इनमें हिज्ब उत तहरीर, हिज्ब उत तौहीद, अल्लाह दल और अल-कायदा के नाम से शामिल हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि बांग्लादेश में कम से कम 9 आतंकी संगठन प्रतिबंधित हैं, जिनमें अंसारुल बांग्ला टीम भी शामिल है। एबीडी के सदस्यों को 2018 में पुणे में महाराष्ट्र एटीएस ने संवेदनशील स्थानों पर पकड़ा था। बाद में मामला एनआई को सौंप दिया गया था, जिसने हाल ही में एबीटी से जुड़े 5 अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है, बांग्लादेश के आतंकी संगठन भारत में घुसपैठ कर बैठ नागरिकों का स्लीपर सेल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें, पिछले 3 सालों में मुंबई पुलिस ने करीब 715 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, लेकिन न्याय प्रक्रिया में देरी की वजह से सिर्फ 222 को ही निर्वासित करने में कामयाबी मिली। आई ब्रांच के आंकड़ों के मुताबिक इस साल मुंबई में करीब 200 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 133 को निर्वासित किया गया। 2023 में पुलिस ने 368 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, लेकिन सिर्फ 68 को निर्वासित किया, जबकि 2022 में 147 की गिरफ्तारी की गई, लेकिन नतीजा सिर्फ 21 को निर्वासन हुआ। कुल मिलाकर अब एटीएस फिर से एक्शन में आ चुका है और आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में और बांग्लादेशों की गिरफ्तारी हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फडणवीस ने जिस तरह से विधानसभा में यह ऐलान किया था कि अब अवैध घुसपैठ को रोका जाएगा, उसको लेकर सीएम फडणवीस खुद तो एक्शन में हैं ही, उसके साथ साथ मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र एटीएस और कई जांच एजेंसियां एक्टिव हो चुकी हैं। तो महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।